ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बता रही हूँ जो बहुत विरला दिखाई देता है, लेकिन अक्सर ऐसा समझ में नहीं आता है कि उसकी चार्ट में ये योग बन रहा है लेकिन प्रभावी नहीं हो रहा है। तो उस योग को मैं थोड़ा-सा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की कि अगर ये योग है तो क्यों प्रभावी नहीं है, और अगर ये युति जो बन रही है उसका क्या महत्व है आपके लिए चार्ट में। मुख्यतः ज्योतिष की दुनिया में एक से अधिक ग्रह जब एक ही भाव में युति बनाते हैं तो उसको राजयोग का नाम दे दिया जाता है। बहुत से राजयोग होते हैं और बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उसमें से जैसे मैंने कुछ वीडियो भी बनाए, जैसे गजकेसरी योग है, बुध आदित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग है और धन योग है, बहुत से योग हैं। और ये क्या है, ये 2 ग्रहों की युति से ज़्यादातर देखे जाते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ वो 4 या 4 से अधिक जब ग्रह एक ही भाव में मतलब उपस्थित होते हैं तो वो जो है ये राजयोग बनता है। उस राजयोग का नाम जो है वो क्या-क्या कहा जाता है, उसको प्रवज्र राजयोग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शक्तिशाली राजयोग होता है, लेकिन इसमें एक बात अद्भुत है, अलग है और राजयोग की अपेक्षा। और राजयोग आपने देखा होगा कि केंद्र में बनते हैं या मूल त्रिकोण में बनते हैं तो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। लेकिन ये जो प्रवज्र राजयोग है ये इसके अलग है। ये राजयोग खासतौर से त्रिक भाव में जब ये बनता है, जैसे आपके त्रिक भाव कौन-कौन से देखे जाते हैं नेटर चार्ट में। त्रिक भाव में 6, 8, 12 ये भाव क्या है, ये त्रिक भाव ये दुष्टान भाव के नाम से जाने जाते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको अशुभ भाव मान के चलते हैं। ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इसमें अगर ये योग बनता है तब ज़्यादा प्रभावी होता है, जबकि अगर मूल त्रिकोण में बनता है या आपके केंद्र में बनता है तब भी होता है उतना प्रभावी। लेकिन बाकी जो और राजयोग हैं वो मूल त्रिकोण या आपके केंद्र में बनते हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसके विपरीत जो प्रवज्र राजयोग है वो अलग होता है। अगर वो 6, 8, 12 में बनता है तो ज़्यादा प्रभावी होता है, शक्तिशाली भी होता है। इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है और ये थोड़ा-सा अद्भुत है, अलग है। अब 4 या 4 से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं, कई-कई नेटर चार्ट में मैंने देखे हैं कि 5-5 ग्रह भी होते हैं और वो प्रभावी होते हैं, और कब होते हैं, कैसे होते हैं या नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, इसका देखना होगा कि महर्षि पाराशर ने इसको कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, उसको महर्षि पाराशर में संन्यास योग के नाम से भी मतलब कई-कई मतलब नाम से पुकारा है और संन्यास योग का भी नाम दिया है। उसकी परिस्थितियाँ सेम होती हैं, बस उसमें ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका अंतर होता है। तो अब जो प्रवज्र राजयोग है, दुष्टान भाव में बनता है आपके अगर 6, 8, 12 में, और छठवां भाव किसका अगर है आपके नेटर चार्ट में अगर वैसे देखा जाए, छठवां भाव को किस-किस चीज़ के लिए तदात्म माना जाता है, आपके रोग, ऋण, शत्रु के लिए। और 8वां भाव आपकी मृत्यु भाव कहलाता है, या रहस्य का भाव या आविष्कारक का, खोजकर्ता का भाव मानते हैं। और जो 12वां भाव होता है वो मोक्ष का भाव होता है, मतलब मोक्ष के अलावा व्यय का भी होता है। और वैसे अगर मोक्ष भाव के हिसाब से देखें तो उसमें चौथा भी शामिल हो सकता है। तो ये अगर ये 6, 8, 12 में बनता है ये प्रवज्र राजयोग, और आपके नेटर चार्ट में एक से ज़्यादा अधिक मतलब एक से ज़्यादा 4 से 5, 6 ग्रह अगर इस उसमें कहना राजयोग में 4 या 5 से ज़्यादा ग्रह एक ही उसमें रहते हैं, भाव में विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तब कौन-सी परिस्थितियाँ होती हैं, अगर आपके नेटर चार्ट में है तो आपको देखना एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। इसकी कुछ विशेष बातें बताने के पहले मैं बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा माना जाता है कि जो भी इनके निकट होता है ग्रह वो अस्त हो जाता है। उसमें चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते हैं, लेकिन शेष ग्रह अस्त हो जाते हैं। अगर सूर्य है और युति में आपके और वो बहुत पावरफुल है, तो वो बाकी सब ग्रहों को क्या कर देगा, अस्त कर देगा ज़्यादातर ग्रहों के, जो सबसे नज़दीक होगा। तो उसमें डिग्री का भी बहुत महत्व होता है। वो जो 4 या 5 ग्रह जो हैं उनको डिग्री भी देखनी चाहिए आप लोगों को कि डिग्री मतलब उसमें अगर सूर्य है या जो और ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन पावरफुल है। एक तो ये इसका महत्व है, और दूसरा ये देखना चाहिए कि जो ग्रह वहाँ प्लेस हैं
उनमें कितनी शत्रुता है, कितनी मित्रता है, वो शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। और अगर नेटल चार्ट में वो अगर उनकी कारक के रूप में भी अगर कोई ग्रह है, कई लग्न में कोई ग्रह बहुत कारक होता है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। 4 या 5 की युति में अगर कारक ग्रह है तो उसका महत्व अलग हो जाएगा। अगर अकारक ग्रह है उसमें पावरफुल हुआ आपके नेटल चार्ट में तो उसका फिर अलग ही महत्व हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रवज्य योग ना बन के वो संन्यास योग के नाम से उसको जाना जाएगा। प्रवज्य योग का मतलब होता है कि उसका जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए शक्तिशाली होता है और हमेशा खराब नहीं होता है। उसके बहुत से कारण होते हैं कि उनको क्या है कि 6, 8, 12 ये मतलब ऐसे भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं। इसमें कोई भी अच्छे से अच्छा योग होता है, आपको आसानी से सुफल नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था विपरीत राजयोगी, आपको मैंने बताया था कि विपरीत राजयोग क्या होता है, जब 6, 8, 12 का स्वामी मतलब एक दूसरे एक्सचेंज में होता है या उन पर दृष्टि पड़ रही है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसमें भी वही होता है, अगर 6 में, 8 में का स्वामी और उसमें अगर 12 में से कहीं कनेक्शन हो रहा है, चाहे दृष्टि पड़ रही हो या उनका राशि परिवर्तन हुआ है, तब भी ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसमें डिग्री के अलावा और चीज़ें भी क्या देखनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में 5 ग्रह हैं और उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, पहले ये नोट कर लेना चाहिए। फिर नक्षत्रों का भी महत्व होता है कई बार कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रह हैं किस नक्षत्र में है उस समय। वैसे तो ये होगा कि उस समय एक ही नक्षत्र होगा, लेकिन उस नक्षत्र स्वामी और आपके जो स्वामी राशि से हैं उनका नक्षत्र उससे कितना मेल खाता है, ये भी देख लेना चाहिए। एक बात और है, और किस भाव में अगर 6 भाव में पड़ रहा है तो उसके अलग प्रभाव होंगे, क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु का है। अष्टम में पड़ रहा है तो उसके अलग होंगे, और अगर 12वें भाव में इसका जो मतलब आ रहा है इसका युति का जो प्रभाव है उसके थोड़े से अलग होते हैं प्रभाव। वैसे सब मिला के ये होता है कि अगर कई बार ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है कि एक से ज़्यादा ग्रह एक ही अंश के हों। मान लीजिए कि सभी ग्रह लगभग एक दूसरे के आसपास अंश धारण किए हों, एक ही अंश के हों, तो अब उसमें आदमी असमंजस में पड़ सकता है। उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ग्रह जो है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ। तो उसमें ये देखना चाहिए कि जिस मतलब राशि में वो बैठा है उसका जो मतलब जो स्वामी है, राशि स्वामी है, वो उसकी स्थिति क्या है। फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये समान डिग्री है, लगभग एक दूसरे के आसपास ही हैं सभी ग्रह, डिग्री एक ही डिग्री के, समान डिग्री के, तो जिस राशि में वो बैठा हुआ है, डिस्पोजर जिसको कहते हैं, वो उसको देख लेना चाहिए वो कितना पावरफुल है। तो इसलिए अगर ऐसे कभी ऐसी आ जाए स्थिति तो उसमें ये देख के फिर आकलन किया जा सकता है, उसका प्रभाव देखना चाहिए। एक ये बात है, और दूसरी बात ये भी है कि ये विपरीत राजयोग से थोड़ा हटके ज़रूर है, लेकिन इसकी कुछ जो वो कहना विशेषताएं उसी से कनेक्ट करके सिमिलर है, मतलब उसके। तो ऐसे लोग क्या है, वैसे तो ये बहुत कहना विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हैं, ऐसी साधारण प्रतिभा के स्वामी नहीं होते हैं। ये योग भी बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो एक बार इनको अपने जीवन में निश्चित रूप से या तो आरोपों का सामना करना पड़ता है, समाज में विरोध और अपमान, और कभी-कभी इनको इतना ज़्यादा अपमान का और इतना ज़्यादा क्राइसिस होती है, कई बार पैसे की भी क्राइसिस हो सकती है, परिवार से भी विरक्ति हो सकती है। तो एक बार इनको ज़रूर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये बात तय है कि आसानी से फल नहीं देते और शुभ फल नहीं देते हैं। और अगर पूरे ग्रह मान लीजिए आपके 6, 8, 12 भाव में ये योग बन रहा है, युति बन रही है, और सभी शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह में जैसे कि जो देवता श्रेणी में आते हैं, क्रूर ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह जैसे आपके बृहस्पति हैं, बुध हैं, चंद्रमा हैं और शुक्र है। इस तरह से सभी ग्रह जो है वो शुभ हैं। शुभ को तो आप जानते होंगे, जो शुभ फल देते हैं उन्हें शुभ ग्रह कहते हैं। सौम्य ग्रह जो है तो और ज़्यादा मतलब फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उसमें बराबर के होते हैं दोनों, तो दोनों मतलब 2 अशुभ हैं या 3 शुभ हैं,
तो उसमें ये देखना चाहिए कि जो जिसकी ज़्यादा गिनती है और जिसकी ज़्यादा ग्रह की प्रबलता है, उस तरह से आपको फल मिलने वाले हैं आगे भविष्य में। इसमें कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक्टिवेट नहीं होता है। कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अनेक लोगों का ऐसा देखा गया है कि पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन ये जो क्या नाम है, राजयोग है, ये क्या होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। उसका एक्टिवेट ना होने के बहुत से कारण होते हैं। जो आपका जो युति बन रही है, उसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, अगर उस आपका महादशा अंतर्दशा उस ग्रह की नहीं आती है, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करता रहता है और वो जो राजयोग है उसका उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। एक तो ये भी कारण होता है। दूसरा ये भी कारण होता है कि जो मतलब कहना चाहिए, आपके जो नेटल चार्ट में जो कारक ग्रह हैं, उनकी अगर महादशा इनके पहले आ जाती है, तो वो उसके इससे अच्छे फल आपको दे देते हैं। उसके बाद फिर ये फल जो है उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। अगर ये चलित कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर चलित कुंडली में ये नहीं बन रहा है योग, तो फिर थोड़ा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि डिग्री का अनुमान चलित कुंडली से आराम से लग सकता है। जो प्रवज्र राजयोग है वो वैसे ये साधारण योग नहीं है। इसको दूसरे रूप में कई बार तपस्वी और चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। और कई बार आदमी इतना घोर निराशा में और अवसाद में आ जाता है कि उसका झुकाव स्वतः ही संन्यास की तरफ हो जाता है। हर एक ग्रह जो उसके अलग-अलग गुणधर्म होते हैं, हर एक गुणधर्म के हिसाब से भी ये देखा जाता है कि कौन-सा ग्रह आपको ज़्यादा पावरफुल है और कौन-सा ग्रह आपके जो युति में या जो राजयोग है उसमें कम पावरफुल है, तो उसका देख लेना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं ये बता देने की कोशिश करती हूँ कि अलग-अलग ग्रहों के नाम से अगर आपके नेटल चार्ट में योग बन रहा है, उसके अलग-अलग क्या नाम हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ है, तो आपको उस योग का नाम तपस्वी योग के नाम से जाना जाएगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए ये विरक्त हो जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद ये घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं, एक कुछ समय की तपस्या होती है, उसके बाद फिर ये आके अपना जैसे सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर चंद्रमा से ये बन रहा है, मतलब चंद्रमा सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपके नेटल चार्ट में, तो कपाली योग के नाम से जाना जाता है इसको। अगर मंगल के द्वारा ये योग का निर्माण हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि डिग्री वाइज देख लेना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल मंगल है, तो संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। और ये अक्सर, इसमें मैं अभी उदाहरण भी बताऊंगी कि किसकी नेटल चार्ट में संन्यास योग मंगल से बना है, उसको क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई है। उसके बाद अगर बुध द्वारा ये योग बन रहा है, तो दंड धारक योग बनता है इसको। और अगर गुरु से बन रहा है, तो यति नामक जो है योग का इसका नाम दिया जाएगा। शुक्र द्वारा अगर ये निर्माण हो रहा है, तो चक्र धारण का नाम से जाना जाएगा। अगर शनि द्वारा ये योग का निर्माण होगा, तो दिगंबर योग के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रवज योग है, जो शुभ ग्रह है अगर, तो आपको ज़्यादा अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। अगर 12वें भाव में ये योग बन रहा है और शुभ ग्रह से बन रहा है, तो आपको ये संकेत दे रहा है वो कि आपने जो प्रारब्ध जो लेके आए हैं, आपने जो पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में उन बचे हुए कर्मों की जो आपको शेष जो आपके कर्म है, धर्म से कर्म से जुड़े हुए हैं, उनको आप पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये प्रारब्ध अगर लेके आप आए हैं, तो ऐसे लोग क्या है, जन्म से ही सब कुछ पा लेते हैं। उनको इस जन्म में मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। जन्म से ही इसका फ़ायदा इनको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर उसके साथ-साथ कोई ऐसा ग्रह, पावरफुल ग्रह हो जो क्रूर हो, तो ऐसे में वो घातक भी सिद्ध हो जाता है। इसमें उदाहरण के लिए अभी थोड़ा-सा मैं बताती हूँ कि कौन-कौन से लोग ऐसे हो गए हैं जो प्रतिष्ठित लोग, जो मतलब जो उनको वर्ल्ड फेमस, जिसको ऐसे लोगों के मतलब मैं नाम बताऊँगी और उससे ये आपको अंदाज़ लग जाएगा कि कितना पावरफुल हो जाता है। उसमें सबसे पहले ये स्वर्गीय राजीव गांधी की कुंडली में 12वें स्थान में योग का निर्माण हो रहा था, मंगल से हुआ था। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा था और शनि से। तो इसलिए ऐसे लोग आप समझ सकते हैं कि राजीव गांधी का नाम किस किस तरह से गिना जाता है दुनिया की
एक अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों में इनका नाम गिना जाता है। 12वें भाव से था, इसलिए ये प्रारब्ध में अपने सब कुछ लिखा के लाए थे। जन्म से ये बहुत कहना चाहिए भाग्यवान थे, और मृत्यु भी उनकी मंगल की महादशा दशा में हुई थी, तो ये देखना होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है ओशो का। ओशो के नाम से सब जानते हैं, पूरी दुनिया उनके नाम पे जानती है, और उनके अष्टम भाव में इसकी युति बन रही थी। जो राजयोग का निर्माण है, इसमें 5 ग्रहों की युति बन रही थी, और उनका कनेक्शन जो अष्टम भाव में बृहस्पति थे, उससे कनेक्शन 12वें स्थान से हो रहा था, तो वो अध्यात्म की ओर झुके थे। मतलब ओशो का नाम ये सब जानते हैं, और उनका जो प्रभावी हुआ था, जब जब उनकी गुरु की महादशा दशा आई थी, तब वो प्रभावी हुआ था, क्योंकि 8वें का और 12वें का कनेक्शन हुआ था। और इसमें एक और बात मैं बताने की मैं भूल गई हूँ, विपरीत राजयोग का भी अगर निर्माण हो जाए, विपरीत राजयोग का मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे कि 6वें का स्वामी 8वें में आ जाए और 12वें से उसका कनेक्शन हो जाए, चाहे दृष्टि से हो जाए, चाहे उसका नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, चाहे राशि परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो ओशो की कुंडली में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा था अष्टम और 12वें से, इसलिए वो अध्यात्म की ओर झुके, और उनकी ख्याति रही, और उनकी वाणी बड़ी प्रखर थी, क्योंकि एक जो अष्टम से एक दृष्टि जो कहाँ पड़ रही थी, इनके सेकंड भाव पे पड़ रही थी, जो कि वाणी का है। तो वाणी उनकी कितनी पावरफुल होती थी कि सब कुछ मतलब एक तरह से देखा जाए मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग उनकी वाणी को सुन के, और कभी भी उनसे उनके विपरीत मतलब काम नहीं करते थे। लेकिन एक बार जैसा जरूर आया था, आपको मालूम होगा कि उनका जो अंत कैसा हुआ है, उसको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगी मैं यहाँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो अंत समय उनका क्या हाल हुआ था। अगली कुंडली जो है वो एक है देवानंद जी की। आप सब जानते हैं कि देवानंद मतलब ये भी वर्ल्ड फेमस कलाकार रहे हैं, और इनका भी किस भाव में वो पढ़ रहा था, इनके 12वें भाव में पढ़ रहा था। तो 12वें भाव से कनेक्ट करके देखें तो 12वें भाव में इनकी नाम ख्याति। लेकिन एक बात ये मतलब द्वारा मैंने वीडियो भी देखे हैं, कुछ लोगों के मुंह से भी सुना है, अंदर से ऐसे लोग बहुत विरक्त होते हैं जिनके 12वें भाव में ये राजयोग का निर्माण होता है। तो देवन का भी यही था कि उनकी लगातार बहुत सी फिल्में पहले सुपरहिट गई, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पिटती चली गई, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, अगर उनके पास पैसा है, कितना है और कितना अभाव है, क्योंकि उनका मानना ऐसे था सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है, जो है आज में जी लो, उसके बाद फिर आगे भविष्य जो होगा उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते थे। तो ये 12वां भाव का एक विलक्षण लक्षण है कि आदमी अंदर से विरक्त रहता है, उसको ज़्यादा लालच नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक बार जो अपना नाम ज़रूर अपने एक जो उनको चुनौती मिली हुई होती है, उसमें अपना नाम ज़रूर एक बार अपना नाम चिन्हित करवा देता है, नोट करवा देता है। तो देवानंद जी की ये कुंडली बहुत ज़्यादा इस मायने में पावरफुल थी। आप लोग सब लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, कम से कम जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, नए लोगों को भी थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी देवानंद के बारे में। एक और मुझे याद आ रहा है, एक तो अमिताभ बच्चन जी आज इस समय के जो सदी के जो 21वीं सदी के नायक जो हैं इसको कह सकते हैं, तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये अष्टम भाव में बन रहा है। तो अष्टम भाव क्या है, उनकी क्या है, कुंभ लग्न की कुंडली है, और ये बुध में मतलब बुध की जो है राशि में उसमें बन रहा है। तो जब उनको दुर्घटना उनकी हुई थी, तो उस समय उनको जो परेशानी आई थी मतलब शूटिंग के दौरान घायल हुए थे, वो इस समय इनके लिए घातक था। वो अष्टम भाव किसका होता है, मृत्यु का होता है आपकी, तो उस समय ये प्रवयोग इनके लिए अशुभ परिणाम लेके आया था। लेकिन इनकी और जो कुंडली की विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं इसमें नहीं बताऊंगी, कभी फिर अलग से बताऊंगी। कुछ ऐसे भी ग्रह उनके नेटर चार्ट में बने हुए हैं कि उनका जीवन मतलब बचाव करते हैं, और अष्टम भाव में है तो उनकी एक जो सभी ग्रहों की दृष्टि आपके सेकंड इनके सेकंड भाव पर पड़ती है। वाणी उनकी आपने देखा होगा कि इनके मतलब शुरुआत में तो उनकी वाणी का बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वो किया गया था कि बुराई की गई थी, उसको आसानी से स्वीकार नहीं किया रहा था, रिजेक्शन था। और उसके बाद फिर अब आज की दुनिया में वाणी ही उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अष्टम भाव में है तो वो रहस्य मतलब जब अष्टम भाव में ये बनता है राजयोग, तो ये व्यक्ति को अपने आपके अपने स्वयं में जो बहुत से रहस्य हैं वो छुपाए रहते हैं, और ज़्यादातर
मतलब कई बार ऐसा देखा है कि मृत्यु पर्यंत तक वो जो है वो अपने राज्य को राज्य जो उनका मतलब राज का मतलब जो सीक्रेट जो इसको कह सकते हैं वो किसी को नहीं बताते हैं और उनके साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि ये 8वां भाव क्या है, रहस्य का भी भाव है। तो कुछ गुप्त बातें जो होती हैं वो उनके बारे में वो स्वयं ही जानते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। जितना भी लोग उनकी पर्सनैलिटी से पता कर लेते हैं वो बस उतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा वो बताने में विश्वास नहीं करते हैं और चुप रहने में या अपनी बात को कम शब्दों में बोलना पसंद करते हैं। तो ये 3-4 नाम मेरे को मिले हैं, कहीं इनकी हॉरोस्कोप भी देखी है। तो ऐसे लोग जो है वो अपना मतलब नाम प्रसिद्धि में कमाते हैं, धन में कमाते हैं, लेकिन एक बार जीवन में निश्चित रूप से इन्हें क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, आरोपों का, प्रतिरोपण का। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, जैसे कि ऐसे ग्रह जैसे गुरु हैं, शनि हैं, इनकी दृष्टि हो जाती है या बहुत पावरफुल हो जाते हैं और मतलब मोक्ष भाव में आ जाते हैं, तो आदमी जीवन भर संन्यास ले लेता है, कभी वो वापस नहीं आ जाता है। ऐसा भी देखा गया है। तो ये देखना चाहिए कि आपके नेट चार्ट में ये किस भाव में बन रहा है और जो ग्रह है पूरा मतलब मिला के युति में जो ग्रह है कितना पावरफुल है, और अगर सब एक से हैं तो जिस राशि में वो पड़ रहा है, जिसमें पूरी युति बन रही है जिस राशि में, उसको देख लेना चाहिए, उसका कहाँ स्थान है, ये सब मिला के देखना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताइए। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर किसी के लेटर चार्ट में ये बन रहा है तो मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ अपने मेरे मेल पे करें, मैं इसको दोबारा एक से फिर से दोबारा देखने की कोशिश करूँगी। शायद कोई ऐसा और बंदा हो जो मतलब ये पर्वत जो उसके नेटर चार्ट में पड़ रहा हो और उससे मतलब एक खोज जैसी जिसको कहते हैं, रिसर्च जैसी ये अगर बनती है तो सबके काम में आती है। तो अपनी तरफ से मैंने थोड़ी-सी कोशिश की प्रवज्य राजयोग को समझाने की। आपको कितना समझ में आया मैं ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई भी जिज्ञासा है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आज के लिए समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।